वेस्कुलर से रिलेटेड जो डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है, उसमें क्या क्या एग्जामिनेशन करते हैं या क्या क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बोर्ड दिख रही है ना सबको? बोर्ड दिख रही है ना? हेलो? यस सर, दिख रहा है। चलो। ये स्टर्नम हुआ। ये तो यहाँ से क्लेविकल जुड़ा हुआ है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रिप, सेकेंड रिप, थर्ड रिप, फोर्थ रिप्स, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 और 11 12 तो हैंग रहता है। ये तो किसी से आगे चिपका हुआ नहीं रहता है। ये जो हमारा पोजीशन हो गया, ये डायफ्राम का हो गया। ये जो लाइनिंग कर दिए, ये डायफ्राम हो गया है ना। ये स्टर्नम हो गया। अब बोलता है कि इसके पीछे, इस रिब्स के पीछे में हमारा लंग्स है और हार्ट है, दोनों उसके बीच में है। दोनों लंग्स के बीच में एक खास जगह है जिसको हम बता चुके हैं, ये मीडियास्टेनम। मान के चलते हैं कि ये यहां से लेकर यहां तक ये मीडियास्टेनम है। मीडियास्टेनम वो जगह था जिसमें हमारा हार्ट, ग्रेटर वेसल, फ्रेनिक नर्व, वैगस नर्व, ये सब एक क्रॉस करते हैं, पार करते हैं। और ये जो स्पेस बना है, यही हमारा हार्ट का सिचुएशन है। और इसके इस तरफ लंग्स और इसके इस तरफ लंग्स, ये जो सर्किल हम बना रखे हैं, यह यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे करके हम सर्किल कर दिए, इसको छोड़ देते हैं, ये पोर्शन को छोड़ देते हैं, तो बाकी सभी जगह हमारा लंग्स है। ये खाली जगह हो गया। इट इज कॉल्ड मीडियास्टेनम। पढ़ा चुके हैं, बहुत डिटेल्स पर बात हम किए हैं। ये मीडियास्टेनम है और मीडियास्टेनम में ही हमारा लंग्स, इसी जगह में हमारा हार्ट का पोजीशन है। ये इस जगह पे लाइज कर रहा है। किसी भी चीज को, अभी तो दो सिस्टम को पढ़ा चुके हैं, एब्डोमिनल और न्यूरो एग्जामिनेशन। दोनों में एक तो कॉमन बात है कि एक इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब है बाहर से देखते हैं। दूसरा पाल्पेशन, पाल्पेशन का मतलब उसको टटोल के देखते हैं। तीसरा परकशन, परकशन का मतलब ये ठोक के देखते हैं।
तो डायरेक्ट नहीं ठोकते, फिंगर रख के ऐसे 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 करके उस जगह पे ठोक के देखते हैं, दैट इज परकशंस। एंड फोर्थ होता है स्कल्टेशन। स्कल्टेशन का मतलब या तो स्टेथो, पहले के जमाने में वो कान लगा के सुना करते थे डॉक्टर्स, जब स्टेथोस्कोप नहीं हुआ करता था तब, तो जो भी थे वो कान लगा लेते थे, कान लगा के वो उसको समझ लेते थे क्या अंदर चल रहा है। लेकिन नाउ डे हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो वहां पे हम लोग स्कल्टेशन से जब भी करते हैं तो स्टेथोस्कोप मतलब आला से लगा के सुन लेते हैं। इन चारों के अलावा इंस्पेक्शंस, पाल्वेशंस, परकशंस एंड स्कल्टेशन, इन चारों के अलावा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सब एक एक करके इंस्पेक्शन से शुरू करेंगे और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पर हम लोग चलेंगे। ये जो लोकेशन हम दिखा रहे हैं, ये लोकेशन हमारा मेडियल स्टेशन में खाली जगह है और यहीं पर हमारा हर्ट है। अब इंस्पेक्शन की बात करते हैं, तो इंस्पेक्शन से में जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन का मतलब कि क्लेविकल हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना कि आगे से एक तरफ से कॉन्केव है, पीछे से ये कॉन्वेक्स है, और दोनों आपस में इस जगह से ऐसे करके मिलते हैं। क्लेविकल में वो डिटेल से पढ़ा चुके हैं। तो लेटरल वन थर्ड, मीडियल टू थर्ड पार्ट था ना, तो इसी को मिड क्लेविकुलर लाइन बोलते हैं। मिड क्लेविकल मिडिल, वहां से हम ये लाइनिंग गिरा दिया, एक ऐसे करके वर्टिकल लाइन वहां से विड्रॉ कर लिए, नीचे की ओर खींच दिया। कहां से? मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन एकदम बीचों बीच वहां से ले लिए। जैसे ही मिड क्लेविकुलर लाइन हम पास करेंगे तो मिड क्लेविकुलर लाइंस में फोर्थ फिफ्थ, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो फोर्थ फिफ्थ रिब्स के बीच में, चौथा और पांचवा के रिब्स के बीच में ठीक यहाँ पे एकदम सेंटर, ये तो थोड़ा हमसे लाइन टेढ़ा हो गया है, एकदम से वर्टिकल लाइन ऐसे करके ये क्रॉस करेगा। जैसे ही लाइन गिराएंगे तो उस फोर्थ फिफ्थ रिब्स में हमारा ये निपल्स का स्पेस हो गया। निपल्स मेल एंड फीमेल दोनों में एकदम सिचुएशंस में कहीं पर डिफरेंस नहीं होगा, एकदम मिड क्लेविकुलर लाइन के नीचे ही वो रहता है, फोर्थ फिफ्थ रिब्स के बीच में रहेगा। अब बोलता है कि ये जो लाइन भी ड्रॉ किए, या तो मेरे पास एक उपाय है कि सीधे हम निपल्स पे उसको कंपेयर कर लें, या फिर ये मिड क्लेविकुलर लाइन है उससे इनसाइड, इनसाइड का मतलब कि मीडिया स्टेनम की तरफ हम बढ़े, या तो सीधे निपल से मीडिया स्टेनम की तरफ बढ़े, या फिर मिड क्लेविकुलर लाइन गिरा दें और वहां से हम अंदर की तरफ, ये सेंटर लाइन हो गया, स्टर्नम सेंटर लाइन, उस दिशा में बढ़े और करीब करीब हाफ इंच अंदर की ओर आए। आधा इंच अंदर की ओर आते हैं, तो जैसे ही आधा इंच अंदर की ओर आएंगे तो आधा इंच करीब 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 यहाँ पे चलाया, और ज्यादा आ जाएगा, हाफ इंच इस जगह क्रॉस करेगा। तो फोर्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, चौथा पांचवा रिब्स के बीच में निपल से हाफ इंच या फिर मिड क्लेविकुलर लाइन से हाफ इंच के अंदर में जो पोजीशन होता है, ये हमारा पोजीशन है, ये जगह निकल रहा है, और इट इज द पोजीशन ऑफ एपेक्स ऑफ हार्ट। इसको हम लोग एपेक्स ऑफ हार्ट या एपेक्स बीट, इसको कॉमनली हम लोग एपेक्स बीट के नाम से जानते हैं। ये जगह निकल रहा है। तो मिड क्लेविकुलर लाइन का अपना इंपॉर्टेंस है, रिब्स की हमको जानकारी रखनी होगी, और फोर्थ फिफ्थ रिब्स के बीच का स्पेस को हमको देखना पड़ेगा। वहां से हाफ इंच अंदर आना होगा, हाफ इंच का मतलब है 1.25 सेंटीमीटर, करीब करीब 1.25 से 1.5 सेंटीमीटर अंदर आएंगे, और जो पोजीशन आएगा एपेक्स ऑफ बिट है, एकदम ठीक यहीं पर रहता है नॉर्मल कंडीशन में। तो एग्जामिनेशन करेंगे तो फर्स्ट हम इंस्पेक्शन पे आते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब कि बाहर से देखते हैं, अभी कुछ भी हम पेशेंट को फिजिकली टच करके या फिर कोई और टेक्निक से हम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ कपड़ा हटा दिए, कपड़ा हटा देने के बाद चित्ते सुला दिए, चित्ते सुला देने के बाद हम इस पूरे थोरेक्स कैविटी, पूरा थोरेक्स को हम मैनुअली स्टडी कर रहे हैं। अब इंस्पेक्शन में आपको देखना है कि ये जो जगह है यहाँ पे एपेक्स बिट हो जाना चाहिए था, तो ये कहीं शिफ्ट तो नहीं कर गया। अगर ये जैसे ही शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा
या इधर शिफ्ट करेगा या नीचे शिफ्ट करेगा या ऊपर शिफ्ट करेगा, तो थोरेसिक कैविटी उस तरफ थोड़ा पाल्पेटेड हो, वैसे करके वो कर्व कर जाएगा, वहां पे उभरा हुआ महसूस होगा, एलिवेटेड हो जाएगा, जिसको हम लोग बल्जिंग के नाम से जाते हैं। बल्जिंग का मतलब कि यहाँ पे आपको लंप जैसा उभरा हुआ दिखाई देगा। ये हर एक सिचुएशंस में अलग अलग कंडीशंस में दिखाई देगा। कार्डियक का क्या प्रॉब्लम है, उसमें बल्जिंग कहाँ पे होगा, ये हमको देखना है, उसका लोकलाइज बल्जिंग के कंडीशन को हमको जानना है। अगर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की बात करेंगे, अगर बल्जिंग को देखना है और मान के चल रहे हैं कि राइट वेंट्रिकल्स में अगर हाइपरट्रॉफिड में वो बढ़ गया है, तो ऐसे कंडीशंस में पेशेंट जो है ना इस तरफ ये झुका रहेगा, ऐसे करके झुक जाएगा, तो एस्कोलियोसिस माने ये एस्कोलियोटिक कर्व उस दिशा में डेवलप कर जाएगा, एकदम से कॉमनली उधर वो टेढ़ा की ओर हो जाएगा। जैसे ही बढ़ेगा बढ़ेगा और स्पेस लंग से न टकराए, इसलिए वो उस दिशा में टेढ़ा की ओर हो जाएगा। तो ये पहले मैन्युटली हमको देखना है, उसको चित्ते सुला लेना, चित्ते सुलाने के बाद कपड़ा वहां से पूरे थोरेसिक कैविटी से कपड़ा रिमूव करके और मैन्युटली बल्जिंग को देखना है। बल्जिंग माने उभरा हुआ कुछ निकला हुआ अंदर से, और वो कहाँ पे निकला हुआ है, इस चीज को हमको माइन्यूटली स्टडी करना है, और उसके बाद उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इट इज आवर फर्स्ट स्टेप्स ऑफ इंस्पेक्शन। ऐसा ही लोग कहते हैं कि ये जो अगर स्टर्नम को हम कंप्लीट यहाँ पे करते हैं, तो बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, बार बार यही बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक्चुअली में शुरू होगा इस तरीके से, यहाँ से शुरू होता है और इस जगह से होते हुए ये ऐसे करके ये कर्व कर जाता है, मतलब कि कुछ इसका पोर्शन राइट साइड में रहता है और ज्यादा पोर्शन इसका लेफ्ट साइड में रहता है। दोनों साइड में इसका रहता है, लेफ्ट एंड राइट में। तो जब भी राइट वेंट्रिकल्स या राइट एट्रियम की बात आएगी ना, तो ये बल्जिंग हमको राइट साइड में सेकेंड इंटरकॉस्टल से लेकर स्टर्नम के लोअर स्टर्नम के बीच में दिखाई देगा। ऊपर में दिखाई देगा तो राइट एट्रियम, नीचे में दिखाई देता तो राइट वेंट्रिकल। इस जंग से सेकेंड इंटरकॉस्टल अगर लेफ्ट साइड में आते हैं, तो इधर आपको लेफ्ट ऑट्रियम, और उसके नीचे आते हैं एपेक्स बिट के नजदीक में तो लेफ्ट वेंट्रिकल। तो किस जगह बल्जिंग है उसके आधार पर यह पता चल जाता है कि प्रॉब्लम राइट ऑट्रियम में है, प्रॉब्लम लेफ्ट ऑट्रियम में, प्रॉब्लम राइट वेंट्रिकल में, या प्रॉब्लम लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन में कर्व देखना है, थोरेसिक कर्व किस दिशा में मुड़ रहा है वो उस पर नजर रखना है, और साथ में हमको इस पे नजर रखना है कि बल्जिंग कहाँ पे, मतलब कि एलिवेटेड कहाँ पे है। ये दो चीज पर हमको नजर रखना है। अब इसके बाद इंस्पेक्शन के बाद आता है पाल्पेशन। सेकेंड जो हमारा स्टेप होगा पाल्पेशन। एक मिनट, मिटाने वाला देखने देख कहाँ रख दिए। सेकेंड पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब होता है छू कर देखना। इसका मतलब होता है छू कर देखना। अभी तो बात की कि एपेक्स वेट को कहाँ पे हम छू के देखेंगे, ये पूरे थोरेसिक कैविटी, ये पोजीशन लंग्स का,
ये कार्डियक, ये कर्व स्ट्रक्चर है। अब पाल्पेशन के केस में सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा एपेक्स बिट का। अभी बताए थे कि अगर ये फोर्थ फिफ्थ रिब्स है तो इसके सामने होना चाहिए। तो ये देखना है कि ये शिफ्ट ऊपर किया है, नीचे किया है, आउटवर्ड किया है या इनवर्ड किया है। उसको जैसे ही आप छुएंगे ना तो वहां पे पाल्पेशंस और धक 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 की आवाज आपको महसूस होगी। जैसे ही हाथ रखेंगे धक 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 महसूस होगा। तो पाल्पेशन से आपको यह जान लेना है कि ये एपेक्स बिट किधर शिफ्ट किया है, ऊपर शिफ्ट किया है, नीचे शिफ्ट किया है, आउटवर्ड शिफ्ट किया है और इनवर्ड शिफ्ट किया है। इसके वजह से आपको चेंज ऑफ कार्डियक पोजीशन का जो चेंजिंग है वो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें और भी देखना है, जैसे एपेक्स बिट के अलावा राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये दोनों पर तो हमको बहुत विशेष नजर रखना होगा। ये राइट वेंट्रिकल हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो जैसा हम बना रखे हैं पोजीशन आप देख रहे हैं, उससे भी पता चल रहा है कि राइट वेंट्रिकल किस दिशा में है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल किस दिशा में है। तो अगर राइट वेंट्रिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट है या हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी का मतलब ये मोटा हो जाना, तो जैसे ही ये मोटा राइट वेंट्रिकल होगा तो इस जगह पे आप पाल्पेट करेंगे, तो पाल्पेट करेंगे तो ये इस जगह पे आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा कि कुछ हैवीनेस है इन साइड में, वो आपको फेल्ट होना शुरू करेगा। इसको अगर ऐसे नहीं जान सकते तो एपेक्स बीट के आधार पे हम लोग जान जाएंगे। अगर इससे नहीं निकाल पाते, थोड़ा कठिन चीज है, अगर इससे हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एपेक्स बीट के आधार पे इसको हम लोग जान सकते हैं कि जैसे ही अगर राइट वेंट्रिकल्स में हाइपरट्रॉफिड, यहाँ पे मोटापा ये बढ़ना, इसके मसल्स का बढ़ना शुरू हो जाएगा, वैसे कंडीशन में एपेक्स बिट उस अपवार्ड दिशा में, इस दिशा में ऊपर की ओर में शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा। तो आउटवार्ड डिस्प्लेसमेंट साफ साफ आपको एपेक्स बिट का राइट वेंट्रिकल फेल्यूर में दिखाई देगा। मतलब आउटवार्ड एंड अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इससे नहीं पकड़ पाएंगे तो एपेक्स बिट का जो शिफ्टिंग है किस दिशा में हो रहा है उसके आधार पे ये आराम से पकड़ में आ जाएगा। लेकिन वही अगर आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने ये अगर इसकी हाइपरट्रॉफी होगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा, एपेक्स बिट डाउनवर्ड एंड स्लाइटली इनवर्ड, थोड़ा सा अंदर की ओर और सर नीचे की ओर। हाँ हाँ हेलो। आप सर बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए नहीं दिख रहा होगा। अब दिख रहा है सर। अच्छा एक सेकंड
हेलो, अब ठीक हुआ? यस हेलो, सर। आ रहा है ना? ठीक हो गया ना? यस सर, आ रहा। ठीक। मोबाइल थोड़ा हल्का बैक कीजिए, पीछे कीजिए हल्का। थोड़ा और पीछे कर लें। बोर्ड पे। यस सर। अब ठीक है? यस सर, ठीक है। ठीक। बस लेफ्ट साइड सर, लेफ्ट लेफ्ट। यस सर, अब ठीक है। ठीक अब ठीक है सर। ठीक ठीक। दो कंडीशन बताया ना कि जैसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स या राइट वेंट्रिकल्स को पाल्पेट करके नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये हाइपरट्रोफिड है या ये हाइपरट्रोफिड है, तो मेरे पास सबसे बेस्ट उपाय एपेक्स बीट को देख लेंगे। ये अगर बढ़ेगा तो इसको ऊपर क्यों ढकेल देगा और आउटवर्ड ढकेल देगा, इसको एपेक्स बीट को। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब बढ़ेगा तो ये नीचे की ओर खींच देगा, मतलब डाउनवर्ड आ जाएगा और इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगर एपेक्स बीट पर आपको पकड़ है तो बहुत इजीली उसको जैसे ही फेल्ट कर पाते हैं छुके, तो बहुत इजीली आप उसको पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम राइट वेंट्रिकल्स में है या प्रॉब्लम लेफ्ट वेंट्रिकल्स में है। लेकिन थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है ओबेस पेशेंट में। ओबेस पेशेंट का मतलब कि अगर हैवी है, बहुत ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि पेक्टोरल्स मेजर मसल्स बहुत हैवी होगा, तो वहां पे थोड़ा सा हमको डिफरेंट डिफिकल्टीज हो सकती है। तब एपेक्स बीट की जगह हमको फिर दूसरे टेक्निक पर जाना पड़ेगा। तब वहां पर पाल्पेशन की जगह फिर हमारे लिए परकशंस का जो प्रोसीड्योर है, तो परकशन में बहुत इजीली हम उसको वहां जान पाएंगे। नेक्स्ट परकशन। परकशन से बहुत लिमिटेड, इसका यूज बहुत लिमिटेड किया जाता है, क्योंकि अब कार्डियक मसल्स ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है। बाय द वे मान लेते हैं कि मायोकार्डाइटिस है, पेरिकार्डाइटिस है, इंडोकार्डाइटिस है। तो कार्डाइटिस है का मतलब इन्फ्लामेशन है। आप ऐसे नहीं समझ सकते, ऐसे समझ सकते कि यहाँ पे हमको चोट लगा हुआ है, यहाँ पे सूजन है, ठीक है। एक तो डॉक्टर भी छूना चाहता है तो उसको वो यहीं से रोक देते हैं कि सर ठीक है बस यहीं से देख लीजिए। और आप इसको ऐसे करके पीट रहे हैं, ऐसे ऐसे करके पीट रहे हैं, तो क्या स्थिति होगा दर्द का वो समझिए। ये तो हाथ और पैर की बात कर रहे हैं, लेकिन यही अगर कार्डियक में है तो कार्डियक में इन्फ्लामाइटिस का मतलब क्या, इन्फ्लामेशन। या तो इंडोकार्डियम में या मायोकार्डियम में या पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन है, उसमें आप परकस कर रहे हैं, ठोक रहे हैं, इसका मतलब कि जो कॉम्प्लिकेशन है उसको आप एग्रीवेट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत परकशन का बहुत लिमिटेड इस्तेमाल किया जाता है। तो परकशन की जगह हम लोग एक्सपेल्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी परकशन करते हैं तो डलनेस ऑफ साउंड एंड इट्स एक्सपेंशन, बस इसी चीज को हम लोग देखते हैं। ये थोरेसिक कैविटी हो गया, ये इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। ये हार्ट है, मान लेते हैं कि ये पोजीशन हार्ट का है, इसके चारों तरफ लंग्स है। आप बढ़िया से जानते हैं लंग्स में एयर है और इसमें ब्लड है, कहने की जरूरत नहीं है। आप ढोलक ले लीजिए, तबला ले लीजिए, उसमें हवा भरा रहता है, आप उसको परकस कीजिए, पीटिए ऐसे ऐसे करके, एक साउंड, एक रेजोनेंट साउंड आपको सुनाई देगा। लेकिन वही तबला या ढोलक में उसका डायफ्राम मैंने अब आउटर लेयर है, उसको आप खोल दीजिए और खोल के उसमें पानी भर दीजिए, आप पानी भर के डायफ्राम लगा लीजिए और फिर उसको ऐसे ऐसे करके पीटिए, दोनों की आवाज में डिफरेंस रहेगा या नहीं रहेगा। तो जैसे ही आप थोरेसिक जो केज हो गया, कैविटी हो गया, उसको परकस कर रहे हैं, परकस कर रहे हैं मतलब ऐसे उंगली रख के ऐसे ऐसे करके परकसन कर रहे हैं। तो परकसन कर रहे हैं, जो हमारा लंग्स का जो साइड है, बोलते हैं हाउ सांस को रोक के रखिए, तो सांस के रोक के रखिए मैंने हवा है, तो जैसे आप पीटेंगे ऐसे ऐसे करके तो ये रिजोनेंट साउंड सुनाई देगा आपको, एक लगेगा कि अंदर हवा भरा हुआ। लेकिन जैसे ही हार्ट के पास आएंगे, बस ये डलनेस, डब 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 की आवाज सुनाई देगी, मतलब कि पानी के ऊपर हम पीट रहे हैं। तो ये आपको बढ़िया से मालूम है कि ये हार्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल से लेकर लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम एंड मिड क्लेविकुलर लाइन से
हाफ इंच medial and right फोर्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के साथ ऐसे करके टर्न लेता है। तो इसका लोकलाइजेशन हमें मालूम है मीडियास्टेनम की कहाँ तक हार्ट का एक्सपेंशन है, तो वहां तक तो डलनेस से मिलना ही मिलना है। अब देखना है कि उसका बॉर्डर कितना रेज कर रहा है, कि ये इसका हार्ट का नॉर्मल साइज है, अब बॉर्डर ये रेज कर रहा है, धीरे 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 करके ये बढ़ रहा है, ये बॉर्डर बढ़ गया। तो बॉर्डर बढ़ गया तो इतना दूर तक जो डलनेस इतना दूर तक मिलना चाहिए था ना, डलनेस सब इतना वाइड रेंज में महसूस हो रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि एक्सपेंशन हार्ट का हाइपरट्रोफिड है या फिर हार्ट में इन्फ्लामेटरी चेंजिंग है, हार्ट में सूजन है, ये आपको डलनेस से पता चल जाएगा। तो मेनली इसमें एक्सपेंशन देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसके बॉर्डर को एनाटॉमिकली कंपेयर करते हुए यह देखना कि एक्सपेंशन कितना बॉर्डर से कितना आगे तक फैला हुआ है। अब इसमें जानेंगे कैसे कि कौन कहाँ पे है, इसका ये भी तो जानना होगा कि आखिर कहाँ तक है। तो ये जो अपर बॉर्डर हो गया ना, ये अपर बॉर्डर की बात करते हैं, ये अपर लाइन हो गया, ये थर्ड रिब के लोअर पॉइंट पे या अपर बॉर्डर, थर्ड रिब के एकदम ठीक, अगर ये तीसरा रिब है तो तीसरा रिब के अपर बॉर्डर पे आपका हार्ट का अपर बॉर्डर होता है। ऊपर में लाइनिंग कर लिया, उसके बाद नीचे चले आते हैं, तो नीचे चले आते हैं तो एकदम सेंट्रल पारा सेंट्रल लाइन से नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो राइट बॉर्डर की बात करें तो राइट फोर्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये चौथा पचमा इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड में, स्टर्नम तो राइट साइड में, चौथा पचमा इंटरकोस्टल स्पेस के पास इसका बॉर्डर खत्म हो जाता है। और लेफ्ट साइड में आते हैं तो लेफ्ट साइड में फोर्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इस जगह पे, और लोअर पार्ट इसका हमारा लोअर स्टर्नम के अराउंड में, ये इतना दूर इसका बॉर्डर हो गया, यहां से लेकर यहां तक इसका बॉर्डर हो गया। तो डलनेस हमको इतना ही दूर तक सुनाई देगा। अब ये डलनेस इधर बढ़ रहा है मतलब कि राइट वेंट्रिकल्स में है, इधर बढ़ रहा है डलनेस तो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है, इधर बढ़ रहा है मतलब राइट ऑट्रियम, और इधर डलनेस बढ़ रहा है तो लेफ्ट ऑट्रियम। इससे हम बहुत इजिली पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस जगह पे है। नेक्स्ट आता है स्कल्टेशन। स्कल्टेशन का बहुत मायने है। स्कल्टेशन का मतलब स्टेथोस्कोप लगा के आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, तो कार्डियक प्रॉब्लम में एंड रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम में इन तीनों इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड परकशन से ज्यादा भरोसा हम लोग स्कल्टेशन पर करते हैं। अब स्कल्टेशन में क्या करेंगे, सबसे जरूरी है यहाँ पे हार्ट साउंड को सुनना। आला लगाएंगे, सबसे बेस्ट हम स्कल्ट करने का मेरा मेथड होगा वो हार्ट बीट का में जो साउंड जनरेट हो रहा है हर एक बीटिंग के बीच में, उसको हमको जानना है। आप बढ़िया जानते हैं कि कॉमनली 2 हार्ट बीट है, S1 माने फर्स्ट साउंड एंड दूसरा S2 मतलब सेकंड हार्ट साउंड। ये लब टाइप का होगा, ये डब टाइप का होगा, दो अलग अलग हार्ट साउंड। ये फिजियोलॉजी पढ़ा रहे थे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हार्ट का तो पढ़ाए हैं, बता चुके हैं हम। फिर यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं, लब साउंड एंड सेकंड डब साउंड। लब साउंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ mitral and tricuspid valve during ventricular systole। वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा, तो सिस्टोल में जाएगा तो ब्लड ऊपर नहीं जाए, इसलिए ट्राइकस्पिड एंड
बाइकस्पिड मतलब मेटल, दोनों वाल्व गॉड गिफ्टेड है कि क्लोज होगा। तो जैसे ही ये झटका से बंद होगा ना तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है जो लब एल यू डबल बी लब टाइप का साउंड होगा, वो हमको सुनाई देगा। ये लब साउंड लंबा होता है, प्रोलॉन्ग होता है, बहुत लंबा सुनाई देगा एंड डल टाइप का होता है। ये बहुत शार्प साउंड नहीं है, इंटेंसिटी इसकी कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है और टाइम ड्यूरेशन होता है सुनने का वो लंबा होता है। तो ये कॉमन है। तो फर्स्ट तो हमको देखना है कि लब साउंड जो हमको सुनाई दे रहा है ये प्रोलॉन्गेशन कम गया है या प्रोलॉन्गेशन बढ़ गया है, जितना देर तक सुनना चाहिए था उससे ज्यादा समय तक सुनाई दे रहा है या उससे कम समय तक सुनाई दे रहा है, ये सुनना होगा। उसके बाद इंटेंसिटी, साउंड का जो इंटेंसिटी था, प्रोडक्शन था, वो बढ़ गया है या प्रोडक्शन उसका घट गया है, ये दोनों पर बहुत माइन्यूट नजर रखते हैं। उसके बाद सेकेंड डब पे आते हैं। डब साउंड के बारे में बात करते हैं तो ड्यू टू क्लोजर ऑफ aortic and pulmonary valve during diastole of ventricle. फिजियोलॉजी का मेरा पढ़ा हुआ याद कीजिए थोड़ा सा। ये वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट किया था तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज हुआ था, तो साउंड वन मतलब लब टाइप का। अब वेंट्रिकल डायस्टोल मैंने ब्लड को ऐसे खींचेगा, तो ब्लड को खींचेगा ना तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा तब ना आर्टरियम से ब्लड आएगा। लेकिन पल्मोनरी आयोटा को तो बंद होना होगा वाल्व को, नहीं तो आयोटा से पल्मोनरी जो लंग्स में ब्लड जा रहा था वो भी खींच कर बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों तेजी से जैसे ये डायलेट करेगा वैसे तेजी से दोनों वाल्व, आयोटिक वाल्व बंद हो जाएगा एंड पल्मोनरी वाल्व बंद होगा। तो बंद होगा ना तो आपस में ऐसे करके टक्कर होगा, तो टक्कर होने के बाद एक साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज आवर सेकंड हार्ट साउंड। और इस सेकंड हार्ट साउंड बहुत इंटेंस है, ये डप एकदम बहुत तेजी से डप जैसा आवाज आएगा और इंटेंस है, ये बहुत तेज सुनाई देगा, साथ में शॉर्ट ड्यूरेशन है। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब कि कम समय तक सुनाई देगा लेकिन बड़ी तेज आवाज सुनाई देगा। तो ये अब उसमें स्कल्ट करके हमको यह देखना है इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया या टाइम ड्यूरेशन और घट गया। सेकंड थिंग देखना है कि जो इंटेंसिटी थी साउंड प्रोडक्शन की, जो वॉइस नॉर्मल स्टेज में हमको सुनाई पड़ता था साउंड का, वो साउंड वॉइस तेज हो गया या साउंड वॉइस कम गया, तो उसको कंपेयर नॉर्मल स्टेज से उसको कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद चले जाते हैं तीसरा हार्ट साउंड। तीसरा हार्ट साउंड जब भी बात करेंगे तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड की बात करना होगा। एबनॉर्मल हार्ट साउंड that is S3. It is मुरमुर टाइप। ये एबनॉर्मल S3 छोड़ देते हैं, ऐसे तो कोर्स हार्ट साउंड होता है। ये एबनॉर्मल हार्ट साउंड की बात करें तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड मुरमुर। मुरमुर का मतलब हुआ जैसे ये गुफा है, मान लेते हैं ये गुफा है, पहाड़ी गुफा है, ये रेलवे ट्रैक बना हुआ है, ये रेलवे ट्रैक है और इसमें ट्रेन, मान लेते हैं कि ये ट्रेन है, इससे ये पार कर रहा है, इस गुफा से ये पार करना है, इसके पीछे डब्बा लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे भी ट्रेन चलती है तो एक साउंड सुनते हैं हम लोग, सुनाई देगा। लेकिन जब इस गुफा से पार करेंगे तो टनल है, टनल है कि मेरे चारों तरफ से पैक्ड स्ट्रक्चर है, जैसे ही इसमें ट्रेन गुजरेगी एक सराहट की आवाज आपको सुनाई देगा, देखिए
ऐसा करके बहुत तेजी इसमें गुजरेगा और साउंड लगेगा ना कि एक सरसराहट जैसी आवाज सुनाई दे रही है। तो इस ढंग के साउंड को हम लोग मुरमुर साउंड बोलते हैं। टनल में हाँ टन हाँ टनल में ट्रेन गुजर रही है। हाँ, तो पढ़ाने दोगे कि नहीं, भागती हो कि नहीं यहाँ से? ये टनल से गुजर रहा है, तो टनल से जैसे ही गुजरेगा ना तो एक ये सरसराहट जैसी आवाज सुनाई देगी और उसको हम लोग मुरमुर साउंड बोलते हैं। इसको नहीं समझ सकते हैं ऐसे, तो ऐसे लीजिए, दूध का पैकेट ले लीजिए, एक बर्तन ले लीजिए, इसमें छोटा सा सुराख कर लीजिए और उसके बाद इसमें इसको तेजी से, दूध के पैकेट को तेजी से खाली कीजिए। एक सरसराहट जैसी आवाज के साथ दूध नीचे आएगा। तो जो साउंड प्रोड्यूस रहा है, इट इज आवर मुरमुर साउंड, इसी को मुरमुर साउंड बोलते हैं। अब तुमको देखना है कि मुरमुर साउंड बीच में मौजूद है या नहीं मौजूद है, मतलब हर लब तब के बीच में मुरमुर साउंड है या नहीं है, या मुरमुर साउंड एरिथमिकली आ रहा है, एरिथमिकली में सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक से बीच में ये मुरमुर सुन रहे हैं। तो एस्कल्टेशन से ये तीनों के डायग्नोसिस, ये वेंटिकुलर वेंटिकुलर फेल्योर ये वेंटिकुलर फेल्योर्स या फिर भाल्व फेल्योर। भाल्व फेल्योर का मतलब होता है कि बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड या आयोटिक या पल्मोनरी, ये किसी के भाल्व के फेल्योर करने के बारे में इशारा करता है। उसके बाद इंटेंसिटी बताता है कि ये अगर इन्फ्लामेशन होगा तो साउंड प्रोडक्शन डल टाइप का हो जाएगा, शार्पनेस उसकी लॉस्ट करेंगे। तो ये सारा चीज एस्कल्टेशन से हम लोग फील्ड कर लेते हैं, एकदम आराम से उसका डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं। ये इतना एग्जामिनेशन फिजिकली एंड विथ हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। इसमें बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके अलावा, इतना के अलावा एक मिनट वेट कीजिएगा आप लोग, तुम जाते हैं यहाँ से, जाओ जल्दी बाहर जाओ, बाद में ना जाओ। इसके बाद आते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो अब ये टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा। अभी तक हम जितनी बात किए थे वो फिजिकली देख लिए, छूकर देख लिए, परकस करके देख लिए एंड आला लगा के देख लिए। अब इतना से डायग्नोसिस कंफर्म है, एक तो मोटा आइडिया हो गया ना कि वाल्व का प्रॉब्लम हो सकता है, वेंटिकल का प्रॉब्लम है, राइट का साइड का है, लेफ्ट साइड का, इतना आइडिया हो गया। लेकिन एकदम से एग्जैक्ट कार्डियक में कोई रिस्क नहीं लिया जाता है। कार्डियक, पल्मोनरी एंड ब्रेन, ये तीनों आप जान रहे हैं कि हमारा वाइटल ऑर्गन्स है और इन तीनों का बहुत माइन्यूट स्टडी, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो सिर्फ इतना पे हम काम नहीं चलाएंगे, अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में चलेंगे। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में एक विशेष टेक्नोलॉजी जो सिर्फ कार्डियक एग्जामिनेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे कॉमन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसको ईसीजी के नाम से जानते हैं, एकदम मोस्ट कॉमन। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ईसीजी से ही हम लोग शुरू करते हैं। आप जानते हैं इसमें 4 वेव
पी क्यू आर एस और टी, और उसके बाद एक गैप के बाद यू, मैंने पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव एंड यू वेव। तो मेनली हम लोग टी तक का ही कंसीडर करते हैं, और एक ग्राफ में इसको हम निकाल लेते हैं। एक हाई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रोड को जोड़ लेते हैं। ये इसका इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोड को या तो कार्डियक साइड में दोनों साइड लगा के, या फिर लिम्बिक सिस्टम में कलाई, दोनों कलाई और दोनों पैर, 4 जगह लगा के इसको इलेक्ट्रोड को हम ग्राफ प्रिंटर से जोड़ देते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फ्लो होगा आपके, और जो पेस मेकर है, एसी नोड से एबी नोड से ऐसे करके बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्लो करेंगे और जो करंट का बहाव होगा ना, उसी का ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें देखना होता है कि पी को ऊपर जाना चाहिए, तो पी कहीं इन्वर्टेड तो नहीं होगा, नीचे तो नहीं आ गया। क्यू को नीचे जाना चाहिए, तो क्यू कहीं ऊपर तो चला गया नहीं। आर जो है, आर इतना पर करीब करीब 2 माइक्रोवोल्ट के आसपास में इसका करंट होता है, ये कहीं यहीं पर तो नहीं खत्म हो गया। तो ये देखना होता है, साथ में चेंज देखना होता है कि टी और इसके बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन पार किया, एस और क्यू के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन पार किया, और पी एंड क्यू के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन लिया। ये सब ग्राफ में है। तो ये कहीं इनलार्ज तो नहीं हो गया, जितना होना चाहिए तो उससे बड़ा तो समय तो ज्यादा नहीं ले रहा है। ये आरटी वेव कहीं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा है। तो ये चीज हमको देखना है, और ये कार्डियक साइकिल के लिए इशारा करता है कि इंपल्सेस कैसे फ्लो कर रहे हैं और कार्डियक साइकिल पर ही इतना प्रभाव डालते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं, ईसीजी से देख लेते हैं। ईसीजी डिफरेंस लिम्बिक लीड से देख सकते हैं, चेस्ट लीड से देख सकते हैं, या लेग लीड से देख सकते हैं। ये अलग अलग जगह लगा के ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम निकाल लेते हैं। उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं। तो एक और इसी का फॉर्म है, एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसको हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट भी बोलते हैं। एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को लोग ट्रेडमिल टेस्ट के नाम से जानते हैं। ट्रेडमिल्स में TREAD, गलती से हम लिख दिए, इसमें TREAD ट्रेडमिल होता है। इसको 2 तरीके से हम लोग टेस्ट करते हैं। फर्स्ट, स्टेयर राइडिंग, एंड सेकंड ट्रेडमिल वॉक। ट्रेडमिल जान रहे हैं आप लोग, कोई एनीवन? यस सर। जान रहे हैं ना, ठीक। यस सर। स्टेयर पहले किया जाता है, स्टेयर राइडिंग। स्टेयर राइडिंग का मतलब कि उसको सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग के लिए दिया जाता है। ये फर्स्ट हो गया। और उसके बाद जैसे ही वो वहां से उतर कर आएगा ना, उसके बाद उसका इसी ग्राफ निकाल लेते हैं। पहले निकाल लिए और स्टेयर राइडिंग के बाद निकाल लिया। सेकंड अगर इससे नहीं निकालना है तो दूसरा बाइसाइकिल, स्टैटिक बाइसाइकिल जो जिम में रहता है, उसमें बिठा के 5 मिनट या 10 मिनट्स को टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दिया, इतना दूर स्पीड फिक्स कर दिया कि 6 किलोमीटर आपको चलाना है या 5 किलोमीटर चलाना है। वो स्पीड ऑब्टेन करने के बाद उसको उतार लेते हैं। उतार लेने के बाद ईसीजी करवाते हैं। थर्ड, अभी स्टेयर राइडिंग और उसको डिस्करेज करते हैं। ट्रेडमिल जिसको हम लोग जॉगर बोलते हैं, कॉमनली जिम में उसको जॉगर के नाम से जाना जाता है। तो जॉगर में उसको जोड़ दिया जाता है। जॉगर में जोड़ने के बाद
इसको रनिंग कर देते हैं, टाइम फिक्स कर देते हैं कि 6 किलोमीटर आपको रन करना है या 10 मिनट्स आपको रन करना है, 20 मिनट्स रन करना है इस स्पीड से। और उसके बाद इतना करने के बाद उसको ईसीजी वहां से उतारने के बाद रेस्ट दे देते हैं, और रेस्ट देने के बाद ईसीजी को हम लोग निकाल लेते हैं। और दोनों का डिफरेंस जो प्रीवियस ईसीजी करवाए थे और एक्सरसाइजेज के बाद ईसीजी है, दोनों में कर्व का क्या डिफरेंस है, जो पीक्यूआरएसटी कर्व है उसमें क्या डिफरेंस हो रहा है, और सिगमेंटल सिगमेंटल मैंने डिस्टेंस एस टी का डिफरेंस क्या है, पी क्यू का डिफरेंस क्या है, तो ज्यादातर एस टी का डिफरेंस ही हम लोग निकालते हैं। तो एस टी का डिफरेंस, एस और टी वेव का डिफरेंस 1 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, वो बढ़ गया या घट गया इसको हम लोग निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रेडमिल टेस्ट। थर्ड आता है 24 आवर ऑटो या एम्बुलेटरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसी को हम लोग हॉल्टर टेस्ट बोलते हैं। इतना लंबा चौड़ा नाम से नहीं आता है, इसको जब भी लिखते हैं ना डॉक्टर हॉल्टर टेस्ट के नाम से लिख देते हैं। इसमें लिटिल इक्विपमेंट्स, छोटा सा इक्विपमेंट जो रिकॉर्ड कर सकता है 24 आवर में जो चेंजिंग हो आपके दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक, और जो एडियल वर्क कर रहे हैं उस 24 घंटा में आपका क्या चेंजिंग हो रहा है, उस चेंजिंग को ईसीजी रिकॉर्डर्स टाइम टू टाइम उसको ग्राफ बनाता हुआ चला जाता है। तो इससे आपके 24 घंटा में नॉर्मल स्टेज, एबनॉर्मल स्टेज, स्लीपिंग स्टेज, वॉकिंग स्टेज एंड स्ट्रेस स्टेज, सब स्टेज में क्या चेंजिंग हो रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग हॉल्टर टेस्ट बोलते हैं, और ये 24 आवर एम्बुलेटरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में फर्स्ट तो प्लेन एक्सरे ऑफ चेस्ट पीए व्यू। पीए व्यू जानना है, पोस्टेरो एंटीरियर व्यू। मैंने जब भी लंग्स के लिए और हार्ट के लिए ग्राफ निकलना होता है तो बेटर होता है ना कि पोस्टीरियर साइड, जो कैमरा होता है रेडियोग्राफ को, वो पोस्टीरियर साइड रखा जाता है। वो रे जो एक्सरे ना पोस्टीरियर से एंटीरियर की ओर शिफ्ट करता है, तो इसको हम लोग पीए व्यू बोलते हैं। तो प्लेन एक्सरे, पहला तो प्लेन एक्सरे पीए व्यू लगा लेंगे। इसमें जो शैडो बनेगा, जो एक्सरे निकालेंगे तो एक्सरे निकालेंगे तो ऐसे करके ये लंग्स का शैडो आपको दिखाई देगा, और लंग्स के शैडो के बीच में ना ये ऐसा करके खाली जगह, ये ऐसा स्पेसियस व्हाइटिश कलर का आपको दिखाएगा। ये सब स्मोकी कलर का होगा और ये व्हाइटिश कलर का होगा। तो व्हाइटिश कलर का शैडो आपको देखना है। इससे लंग्स लंग्स के अराउंड में जो मीडिया स्टेनम है, इसमें शैडो इसको कहीं पर इंटरफेयर तो नहीं कर रहा है, कहीं इनलार्जमेंट तो नहीं होगा। तो हार्ट के इनलार्जमेंट, और इनलार्जमेंट किस दिशा में है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, अखबार दिशा में है, ये बहुत इजीली प्लेन एक्सरे और पीए व्यू से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है एंजियोग्राफी। एनजीओ एक्चुअली पूरा नाम है इसका एनजीओ कार्डियोग्राफी, शॉर्ट में इसको हम लोग एनजीओ ग्राफी के नाम से जानते हैं।
इसमें क्या करते हैं ना कि ब्लड वेसल्स में या तो वेन्स में या आर्टरी में, तो खासकर ये कार्डियक सिस्टम हुआ, इसमें कॉर्नरी आर्टरी का ब्रांचेज है, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज। इस पूरे ट्यूब में रेडियो ओपेक सब्सटेंस डाल दिया जाता है। ये एक्चुअली में एंजियोग्राफी में मतलब क्या, एनजीओ का मतलब है ब्लड वेसल्स, ग्राफी मतलब उसका ग्राफ निकाल रहे हैं। तो कहीं थ्रोम्बोसिस है, कहीं इम्बोलिज्म है, कहीं कॉन्स्ट्रिक्ट्स है, कहीं स्ट्रिक्चर्स है ब्लड वेसल्स में। तो इसको जानने के लिए आपको रेडियो ओपिक सब्सटेंस इनसाइड द चेंबर्स आपको डाल देना है, और उसके बाद सीरियल एक्सरे, ये लगातार सीरियल एक्सरे पिक्चर्स वहां से आपको निकालते जाना है। और निकाल जाने के बाद जैसे जैसे ये इसमें फ्लुसेंट सब्सटेंस जो रेडियो ओपेक है फ्लो करेंगे, तो ग्राफ निकलेगा, जिस जिस रास्ते से गुजरेगा ना उसका ये शैडो बनाता हुआ चलेगा। अब आपको देखना है कि ये ग्राफ जा रहा है तो ये नॉर्मल ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे थ्रोम्बोसिस है। तो जिस जितना दूर में थ्रोम्बोसिस है वहां पे ये ग्राफ इतना दूर आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि उसके बाद फिर से कंटिन्यू दिखाई देने लगेगा। तो ये जो है ना, ये इतना दूर जो गैप हुआ ये बताता है कि इस जगह पे यहाँ पर स्ट्रक्चर है या कॉन्स्ट्रिक्शन है या फिर थ्रोम्बोटिक मटेरियल है। तो लोकलाइजेशन कहाँ पे इंपेयरमेंट है ब्लड वेसल्स में, ये इस मेथड से हम लोग जान जाते हैं। ये हमारा एंजियोग्राफ हो गया। उसके बाद आता है, लास्ट में आता है इकोकार्डियोग्राफी। वन सेकेंड, कार्डियोग्राफी ग्राफ्स निकालना है प्लेट में। इको मतलब साउंड वेव, एकॉस्टिक वेव, वो भी अल्ट्रासाउंड। ये पूरे कार्डियक रीजन्स में अल्ट्रासाउंड सबसे बेटर होता है। ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना तो वहां पर एनेस्थेटाइज कर देते, थोड़ा सा एनेस्थेटाइज कर दिए और उसके बाद निकालते हैं। तो पूरे एरिया, कार्डियक एरिया को अल्ट्रासाउंड वेव वहां से पार कराया जाता है, और पार कराने के बाद सीरियल स्कैनिंग उसका प्लेट निकालते हुए चले जाते हैं। तो प्लेट निकालते हुए चले जाते हैं ना, तो उसमें ये डिफरेंस सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ये जो हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, इस बीच में क्या डिफरेंशिएशन और नॉर्मली कितना फंक्शन करना चाहिए था और फंक्शंस में कितना इंपेयरमेंट है, ये इकोकार्डियोग्राफी से हम लोग निकाल देते हैं। या फिर शिफ्टिंग ऑफ एपेक्स बिट कितना शिफ्ट कर जा रहा है, रिफ्लेक्शंस, वेंटिकुलर रिफ्लेक्शंस या अदर पार्ट, खासकर वाल्वुलर रिफ्लेक्ट, साउंड वेव रिफ्लेक्ट करके कैसा क्रिएशंस कर रहा है प्लेट में। तो ये सारा चीज को वहां पे डिनोट हम लोग कर लेते हैं। ये इतने टेक्निक से हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कार्डियक सिस्टम का करते हैं। तो इसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए तो फिर आगे लिखा देते हैं।
लिखो। Examinations of heart. इसमें देखना, there are following methods. There are following methods to examine the heart. फर्स्ट में लिखे इंस्ट्रक्शंस, इसमें लिखे एनी बल्जिंग और रिट्रैक्शन। सर एनी के बाद क्या बोला? एनी फिर से बल्जिंग, repeat कर दीजिए। PULGING, एनी बल्जिंग और रिट्रैक्शन over the pericardium. That means the area overlying the heart. The area overlying the heart is noted. In children, bulging may be either in children bulging may be either congenital or a localized bulging. To the left of the sternum,
to the left of the sternum may be due to right ventricular hypertrophy. May be due to right ventricular hypertrophy. आगे लिखिए प्रकार चिन्हित करके फुलनेस ओवर द पेरिकार्डियम fullness over the pericardium may be due to pericardial effusion. इसी के प्रकार चेंज कर फिर लिखें scoliosis can also produce apparent bulging. फिर पैराग्राफ चेंज या 1 2 3 4 पॉइंट में लिख सकते हैं रिट्रैक्शंस में बी ड्यू टू fibrosis or collapse of the lung. फिर नेक्स्ट एनी स्कार abnormal pigmentation or presence of dilated veins or presence of dilated vein over the pericardium should be noted. ओवर द पेरिकार्डियम के बाद सर सर शुड Should बी be के बाद noted. क्या बोले? Should be noted. Noted. सेकंड में ये पल्पेशन PAL PATION पाल्पेशन इसमें लिखें द पोजीशन force and nature of the apex bit and the nature of the apex bit is determined by palpation.
Normally, it is situated on the normally it is situated on the left side, comma half an inch inside the inside the mid clavicular line in the fifth intercostal space. In the fifth intercostal space in adult and fourth intercostal space in children. Pragachin. Outward displacement of the apex pit outward displacement of apex bit occurs due to right ventricular hypertrophy and downward and outward displacement in सर डाउनवर्ड के बाद क्या downward बोले? and outward displacement in left ventricular hypertrophy. Paragraph change. The apex bit may be displaced be displaced left or right side of its actual site due to the corresponding displacement of the mediastinum. Corresponding displacement of the mediastinum. Prakash change. Displacement of the mediastinum occur either due to
a push to a opposite side in pleural effusion in pleural effusion or pneumothorax or pull to the same side or pull to the same side in case of fibrosis of lung. In case of fibrosis of lungs. नेक्स्ट में ये परकसन. ठीक है. The utility of percussions. सर एक मिनट, Percussion हेडिंग क्या बोले? PERCUSSION. हाँ, परकसन. इसमें लिखे the utility of percussion. The utility of percussion in the diagnosis of heart. Diagnosis of heart disease is limited. It only denotes the extent of the area of cardiac dullness. Normally, सर कार्डियक के बाद सर cardiac dullness. Normally, the area overlying the heart. Normally, the area overlying the heart is dull. The area of cardiac dullness increases in ventricular hypertrophy and in pericardial effusion.
paragraph change. In left ventricular hypertrophy or dilatations, area increase hypertrophy or dilatation, the area increases to the left side, but in right ventricular hypertrophy, or dilatation, increases in right side. increases in Right side. चौथा में ये escultation, AUS CUL TATION, दे देखें. Most important clinical procedure सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा. it is the most important clinical procedure. It enables one to hear the nature and intensity of heart sound and related sound, and detect the presence of murmur, paragraph change. For convenience, the heart is divided into four escultatory areas. The mitral, pulmonary, aortic, and tricuspid areas.
पैराग्राफ चेंज होगा। हार्ट साउंड is heard by auscultations. Change in intensity of S1 is louder in tachycardia. Tachycardia, anxiety, mitral stenosis, thyrotoxicosis, etc. Paragraph change. The intensity is less in obesity, emphysema, and pericardial effusion. Paragraph change. S2 wave S2 sound wave AC mutated ACCEN TUATED in systemic or pulmonary hypertension. Next, murmur. Paragraph change. Murmur are additional sounds produced either due to turbulence in the flow of blood through a diseased valve or the outflow tract. थ्रोएट के बाद सर कहाँ पे छूट गया? थ्रोएट एक मिनट. Turbulence the flow of blood through a diseased valve or the outflow tract. अब हेडिंग देना है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन.
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में फैला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्रैकेट में ईसीजी, that's again. EC is the graphic record EC is the EC is the graphic record of the electrical activity that occurs in the heart during the cardiac cycle. These electrical chains are picked up These electrical, sir. these electrical chains are picked up from the body surface by electrodes comma amplified and recorded by a galvanometer on a moving graph paper. The following points should be क्या बोले सर? the ग्राफ following पेपर के बाद full stop देखिए the following points should be noted while reading an ECG. पहला rate and rhythm of heart. पहला rate and rhythm of the heart. Second, safe size and direction of the complex. Next, PR interval. Next, left and right axis deviations. Next, left or right ventricular hypertrophy. Left or right ventricular hypertrophy.
एक मिनट रुकेगा। इसी में लिखे इन लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी क्या बोले सर? इन लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी the ST segment is depressed. The ST segment is depressed and the T wave is inverted. And the T wave is inverted. ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेकेंड में ये बताया था सर? सर टी वेव सर। टी वेव इन्वर्टेड नीचे की ओर आ जाएगा। बताया था ना कि ऐसे आना चाहिए, कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा है। टी वेव इन्वर्टेड। ये पूरा लाइन ही अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई जगह, इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट में लिखे हॉल्टर टेस्ट। Holter test or 24-hour ambulatory 24-hour ambulatory electrocardiograph. इसमें लिखें by a special device, by a special device, a 12 lead ECG recorder, 12 lead रिपीट कीजिएगा। by हेलो सर। हाँ हाँ by a special device 20 ये होल्टर टेस्ट लिखा रहा है, होल्टर टेस्ट और 24-hour एम्बुलेटरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसमें लिखना है बाय ए स्पेशल डिवाइस ए 12 लीड ईसीजी, a 12 lead ECG recorder is fitted inside the skin that records at least 1 lakh complexes between 24 hours. The data is thereafter analyzed Sir, complexes between 24 hours. The data is thereafter analyzed by an automatic device.
This type of ECG is ECG is particularly useful for patient having intermittent symptoms. नेक्स्ट में ये रेडियोलॉजिकल एग्जाम्स इसमें लिखे फर्स्ट प्लेन रेडियोग्राफी इसमें लिखो PA व्यू ऑफ चेस्ट X-ray have been taken and looks the shadow of heart आगे लिखें enlargement of the left ventricle is detected by an increase in the transverse diameter of the heart. Paragraph change. मिनट के बाद क्या बोले? Enlargement of the right ventricle causes an हेलो सर. हेलो सर. increase in the transverse diameter ट्रांसफर. and the apex is pushed. सर आपका आवाज सर क्लियर काउच नहीं की आ बात रहा, बोलिए फिर ना से सर. बोलिए Next नहीं है सर. एंजियोग्राफी सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, फिर से बोलिए ना. ये क्या बोले काउज में पहला? और एंजियोग्राफी सर नहीं सुन रहा यार. इसमें सर. हेलो सर. सर का आवाज नहीं आ रहा. the different chambers of the heart सर and the great blood vessels
हेलो हेलो and the great blood vessels. आप लोग को कुछ सुनाई दे रहा है सर जो बोल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। और क्या लिखे हम लोग का उसके बाद सर क्या Can be visualized by बोले समझ यार सर बोलते जा रहे कुछ सुनाई नहीं नहीं दे- रहा। injecting तो a कॉल करो। सर radio opaque dye सर डायरेक्ट हो गए हैं। radio opaque dye यार कहाँ से छूटा है? सर हेलो। कहाँ का चल inside the chamber सर रुकिए सर, सुनाई नहीं दे रहा सर। हेलो either through a हेलो सर vein or through a हैं हेलो सर कर रहे through a catheter हेलो सर। passed सर को कॉल करो, एक काम करो ना। हेलो म्यूट करो ना सर को, फिर से अनम्यूट करके बोलो। हाँ कर रहे full stop. Serial X-ray pictures. हेलो सर। Serial X-ray pictures are taken. हेलो सोनू। हाँ कॉल करो ना सर। Serial X-ray pictures are taken म्यूट क्यों कर दिया सर को? हेलो कब चला है? हेलो हेलो सर अरे सोनू सर को म्यूट कर दिया। सर कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। वैसे भी सर हट सोनू गए। म्यूट कर क्या दिया हुआ? सर को। सोनू है ना, सर को म्यूट कर दिया काहे है। के रूम म्यूट किए? मैसेज मैसेज करो क्या पता। मैसेज सर का व्हाट्सएप कांटेक्ट मेरा अभी स्टार्ट नहीं है सर से व्हाट्सएप कांटेक्ट। आप लोग कीजिए, आप लोग के पास है क्या? देखते हैं। हाँ है कोई नहीं। पुलिस वाला कौन है? अनुप कुमार। और जब हाल है देख रहे हम भी वैसे। नित्यांशु सर भी लगता नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, एक मिनट हम सर को मैसेज कर रहे हैं। आपकी कौन? एक मिनट हेलो क्या? अनूप। ए अनूप सर को मैसेज कर दिए बट सर देखे नहीं। कौन? ये नित्यांशु सर। हम भी किया लेकिन देख नहीं रहे सर सर है अभी तक तो है ये। नित्यांशु सर को। नित्यांशु सर से नहीं पूछिए ना नित्यांशु सर को नहीं, रतन सर को मैसेज किया। तो हम भी किया उस सर को लेकिन रिसीव नहीं कर रहा है। नित्यांशु सर को करे क्या? ग्रुप में मैसेज कीजिए। वैसे अब तो टाइम हो गया। हाँ आओ सब हम बोलते हैं टाइम हो ग्रुप गया में है आओ। वैसे। तो छूट गया इतना सो सर बोल रहे दीपिया मैसेज। हेलो हाँ हेलो सर।
क्या प्रॉब्लम है साफिया? रतन सर को कोई म्यूट कर दिया है। हाँ, हम लोग नहीं म्यूट दिख नहीं पा किया रहे। है। हेलो हेलो, चलो शांत म्यूट नहीं किया था सर का आवाज नहीं आ रहा था तो सोनू ने म्यूट कर दिया था। सर कौन कर दिया है? ये सर का जब आवाज नहीं आ रहा था ना सर, तो सोनू नाम का लड़का है ना सर, हाँ उसी ने म्यूट कर दिया था फिर। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं सर। हेलो सर, हेलो, छूट गया तुम लोग का थोड़ा सा। यस सर। हाँ ठीक है, आपका आवाज आ रहा है सर, हाँ आपका आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है। हेलो सर, सर आपका म्यूट हो गया है सर, कोई म्यूट कर दिया सर आपको। सर आपके स्क्रीन पे होगा सर माइक्रोफोन का ऑप्शन सर, कर लीजिए सर। हेलो सर, सर आपको म्यूट म्यूट कर दिया गया है सर, कोई म्यूट कर दिया है सर बच्चा। सर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले पे सर, मोबाइल डिस्प्ले पे होगा सर, माइक्रोफोन होगा सर, माइक्रोफोन का ऑप्शन होगा सर, उस पर क्लिक कर दिएगा तो अनम्यूट हो जाइएगा सर आप। हो सकता है सर तक मेरी आवाज नहीं जा रही हो, ठीक है ना? आपका जो यस सर। हेलो वो हम कल कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है बाबू? हेलो हेलो, यस ठीक है सर। सर। रतन सर के पास आवाज नहीं जा रहा सर हम लोग का। क्या हुआ? नेटवर्क लगता है खराब है सर का, आवाज ही नहीं आ रहा था सर। अच्छा ठीक है, मैं कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों का, टेंशन मत लो, ठीक है? यस सर, वैसे भी आज टाइम हो चुका है। हाँ ठीक है, हम सबको कहाँ से छूटा है? काउजेस से। मेरा भी वहीं से छूटा है, ठीक है। सब ठीक लोग है। का वहीं से छूटा, सब लोग वहीं से बोलेंगे कल सर को लिखाने के लिए। ठीक है। ठीक। हम यस सर, ओके। हम जो है सर लेकिन डायरेक्ट पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, देखो अभी तक सर एडिट नहीं किए हैं, 2 मिनट रुक जाओ, यस सर। ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, वैसे मैं कॉल करके सर से बात कर लूंगा, ठीक है? अनूप बोलो भाई। सर डायरेक्ट पढ़ा ही रहे तब से बेचारे। अब कल करना क्लास। देखो ना तो सर, 2 हुआ मिनट क्या होगा कि सर अपना पढ़ाने में लगे होंगे, देख नहीं रहे होंगे कुछ भी। उनको लग रहा होगा कि सब कोई पढ़ रहा है। एडिट होगा। एग्जिट होगा सर। लेफ्ट हो गया सर। ठीक है सर, कल बोल दीजिएगा सर। ठीक है ठीक है। ठीक है सर, अटेंडेंस बना देते हैं।